के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिहिर, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाज़ार काफ़ी चल गया था, थोड़ा बहुत करेक्शन होने वाला था, वो सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो फार्म लॉस को वापस लिया गया है वो भी उस समय व्हेन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, वो कितनी बड़ी कंसर्न है, कंसिडरिंग कि ऑपोजिशन ने फिर से वो शोर मचाना शुरू कर दिया है कि बाकी जो रिफॉर्म्स सरकार ने लिए थे उसे भी वापस लिया जाए, बीट डाइवेस्टमेंट, बीट लेबर लॉज। तो क्या इसका एक ओवरहैंग है बाजार पर, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे मुझे ये एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा इश्यू नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म में तो जो लोकल सेंटिमेंट है, आईपीओज में जो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है लिस्टिंग पे, रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉसेज हुए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और एफआई की जो कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट डेफिनेटली ये जो फार्म लॉज का जो रिपील किया है, रिपीलमेंट हुई है, वो लॉन्ग टर्म के लिए एक सेंटिमेंट डैम्पनर है। और जैसे आपने कहा कि एक थोड़ी शंका आ सकती है कि बाकी रिफॉर्म्स का क्या होगा, बट ये लॉन्ग टर्म इश्यूज है। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से जो एफआई सेलिंग है, रिटेल सेंटीमेंट है, आईपीओ का जो सेंटीमेंट है, वो ज्यादा मायने रखता है। मिहिर, ये जो करेक्टिव फेज बाजार में पैन आउट हो रहा है वो बहुत ज्यादा कंसेंसस बेस्ड है। कुछ नहीं तो 5 से 6 ग्लोबल ब्रोकरेजेस कॉशन रेज कर रही थी लास्ट 1 डेढ़ महीने से। बाकी सब लोग भी जिस तरह से बाजार एक तरह से 18,000 के आसपास निफ्टी, ये बहुत ज़्यादा कंसेंसस को ऑब्लाइज करता हुआ एक करेक्शन नज़र आ रहा है। और तो जिस हिसाब से अर्निंग्स क्वालिटी है, कल एसआरएफ ने बोला कि मार्जिन प्रेशर पीक आउट होता हुआ नज़र आ रहा है अपनी एनालिस्ट मीट में, जबकि मार्जिन प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड Q2 का एक बड़ा इशू था। तो Q2 से Q3 के बीच में इट अपियर्स दैट मार्जिन कितने भी हद तक लेकिन इंप्रूव ही होंगे। बहुत सारी कमोडिटीज 30-40% नीचे आ गई हैं। तो इस लाइट में कब बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? आपको लगता है ये समय आ गया है बाइंग शुरू कर देने का, या थोड़ा और देखना चाहिए, उसके बाद बाइंग शुरू करनी चाहिए फेज वे में? श्योर, लेकिन मैं आपने जो कहा उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो कमोडिटीज प्राइसेस हम मॉनिटर करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज का, वो डेफिनेटली नीचे आई हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टिपिकली वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म नेचर के होते हैं। तो जो कमोडिटीज ऊपर गई हैं उसका भी अभी फुल इम्पैक्ट शायद काफी सारी कंपनीज में नहीं आया है, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं रिप्राइस थोड़े लैग से होते हैं, और जो जब कमोडिटीज नीचे जाते हैं उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा लैग से आता है। तो ये अगर हम देखें तो जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में एक्चुअली हमने अर्निंग्स अपग्रेड देखे हैं ओवरऑल मार्केट के 1-2% के, तो सितंबर क्वार्टर तो ठीक रहा है। और शायद ये भी हो सकता है कि काफी सारी कंपनियों में जो फुल मार्जिन प्रेशर है शायद अभी तक पास ऑन नहीं हुआ है। तो ये कहना कि मार्जिन प्रेशर सितंबर में पीक हो गया वो शायद सही नहीं है। हमें दिसंबर में डेफिनेटली ट्रेंड्स देखने चाहिए। बट ऑन द फ्लिप साइड ये भी है कि जो ओपनिंग अप हो रही है और केसेस, जिस तरह से कोरोना के केसेस अभी भी टचवुड इंडिया में लो है, तो ओपनिंग अप ट्रेड की वजह से डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, कैपिटल गुड्स है, उसमें तो हमें ट्रैक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूसली इंप्रूव होते दिखेगा। राइट मिहिर, एक आज सुबह मॉर्निंग में निकुंज से भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद वैल्यूएशन एडजस्टमेंट का एक फेज चल रहा है। हमने देखा कि पेटीएम किस तरह से लिस्टिंग के बाद 40% गिरा। बजाज फाइनेंस में कल एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिली। सेल ऑफ सारे बाजार में था, लेकिन ये जो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट का जो एक फेज है, क्या आप मानते हैं, आप कितना रेलेवेंस रखते हैं इससे? डेफिनेटली वैल्यूएशन स्ट्रेच हो ही चुके थे, और जैसे अभी आपने मेंशन किया था कि लोकल और ग्लोबल हाउसेस ने जब कंपेयर किया कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है लास्ट 12 महीने में और कैलेंडर ईयर में कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से आउट परफॉर्म किया था। तो एक कंसोलिडेशन और एक रिलेटिव जो करेक्शन है वो तो डेफिनेटली ड्यू था, और मेरे ख्याल से उसी की वजह से हमने देखा है कि एफआईआई की जो है काफी सेलिंग रही है लास्ट 3-4 हफ्तों में, बिकॉज उनको भी ये रिलेटिव वैल्यूएशंस दिख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक ये कोई इंडिया के अगेंस्ट में कोई ट्रेड है, ये एक रीबैलेंसिंग जो एफआईआई की है ऑन रिलेटिव वैल्यूएशंस चल रही थी, वो शायद थोड़े और दिन चले, और उसकी वजह से जैसे देखा करेक्शन फेज हुआ है, थोड़े स्टॉक्स जो थे एक्सपेंसिव वाले खास करके उसमें करेक्शन थोड़ी ज्यादा हुई है। एक बात ध्यान में रखें कि रिटेल सेंटीमेंट अभी भी बरकरार है। एफ एंड ओ में अभी आप पोजीशंस देखेंगे
तो रिटेल सेगमेंट के जो पोजीशन है अभी भी लिक्विडेट नहीं हुए हैं, तो रिटेल सेंटिमेंट अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। जी मिहिर, साथ ही एक हालांकि थोड़ा सा प्रिएम्प्टिव क्वेश्चन है, लेकिन कुछ एक तबके के लोग जो हैं, उनसे कल भी मेरी बात हो रही थी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और बड़े वाले मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उनको एक डर ये भी है, इंक्लूडिंग एफआईज, उनको एक डर ये भी है कि ये जो फार्म लॉस का विड्रॉल है वो शायद एक पहला कदम है, लेकिन क्योंकि अगले साल इतने क्रिटिकल इलेक्शंस हैं और वो भी Q4 में प्ले आउट होंगे, उससे पहले बजट भी आएगा, तो हो सकता है कि एटलीस्ट एक जो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच था सरकार का उसे रोका नहीं जाए या फिर उस पर ब्रेक नहीं लगे, लेकिन कम से कम उसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया जाए, उसकी रफ्तार को धीमा किया जाए। ये क्या एक अपने आप में एक रीज़न बन सकता है फॉर एफआईज एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस टू लुक एट मार्केट लिटिल डिफरेंटली, बिकॉज ये एक बहुत ही ब्योएंसी थी और कॉन्फिडेंस था बाजार को कि चाहे जो भी हो, रिफॉर्म्स को लेकर सरकार काफ़ी कमिटेड है। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो गवर्नमेंट ने जो जिस तरह से अपनी वीकनेस दिखाई, उस तरह से ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के बिल्डअप में ऑपोजिशन पार्टीज हैं, काफी सारे और इश्यूज भी रेज करेंगे, फार्मर्स भी और इश्यूज रेज करेंगे, जो हमने देखा भी है, एमएसपी वगैरह पे ऑलरेडी डिमांड्स शुरू हो गई है। सो ये तो मेरे ख्याल से इलेक्शन पहले हमेशा नॉइज रहती है इंडिया में। लेकिन अगर आप वैसे क्लिनिकली देखें तो काफी सारी जो चीजें हैं, लेबर फॉर एग्जाम्पल, लैंड, इवन एग्री, ये काफी सारी चीजें स्टेट लेवल पे भी अलाउड है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स है काफी सारे। एंड हमने देखा है कि इंडिविजुअल स्टेट्स भी काफी सारी चीजें अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। सो मेरे ख्याल से अगर सेंट्रल लेवल पे ये हो जाता था तो अच्छा था, लेकिन देयर इज नथिंग प्रिवेंटिंग स्टेट्स फ्रॉम टेकिंग देयर ओन स्टेप्स, एंड वी हैव सीन कि काफी सारे स्टेट्स ने लेबर में भी काफी सारे ईज ऑफ बिजनेस किया है, एग्री में भी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, काफी सारी चीजें स्टेट लेवल पे हो सकती है। सो मेरे ख्याल से इंडिया में जो है वो ऑलवेज 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड वाला मामला रहता है। तो ये आई थिंक एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई बात नहीं है, और ये नॉइज मेरे ख्याल से रहेगा। बट ऑन द अदर साइड अब देखें तो जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था सितंबर 2019 में 15% फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, पीएलआई स्कीम जिस तरह से रैपिडली रोल आउट हो रही है अलग अलग सेक्टर्स में, तो ये ऑन द अदर साइड पॉजिटिव्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इसको बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं कंसीडर करूंगा। मिहिर, जो आपने बीच में एक अभी कमेंट्री दी थी कि आपको इकोनॉमिक रिकवरी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो इट इज गैदरिंग पेस इन योर व्यू, कौन से सेक्टर्स आपकी राय में उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करेंगे? काफी सारी जो चीजें थी वो शायद पेंट अप कैटेगरी में आ सकती है। तो ओपनिंग अप ट्रेड्स तो आपने काफी बार डिस्कस किया है आपके चैनल पे, जैसे कि टूरिज्म है, होटल सेक्टर है, मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, शॉपिंग रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उसमें तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट कंज्यूमर जो है डिस्क्रेशनरी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, कार खास करके, इंटरेस्ट रेट्स है, हाउसिंग है, उसमें भी काफी सारी चीजें पॉजिटिव दिख सकती है हमें, बिकॉज सेविंग्स हुए हैं लोगों के, आईटी सेक्टर में जॉब्स अच्छे क्रिएट हो रहे हैं, तो कंजम्पशन एज वेल एज रियल एस्टेट में हमें अच्छी ट्रैक्शन दिख सकती है। एंड ऑन द अदर साइड, जैसे टैक्स कलेक्शंस, जीएसटी के कलेक्शंस हम देखें रोबस्टली बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है स्पेंड करने की वो भी इंप्रूव होती जाएगी। तो जो इंफ्रा लिंक सेगमेंट्स हैं वो भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ब्रॉड थीम अगर देखें तो लास्ट 1.5 साल से हम ग्लोबल थीम्स, ग्लोबल सेक्टर्स पे ज्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन मे बी नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए हमें लोकल सेगमेंट्स और लोकल सिक्लिकल्स में देखना चाहिए। करेक्ट मिहिर, इससे पहले हम ये बात करते थे कि ग्लोबली मार्केट्स में, ग्लोबली दूसरे इंडाइसेस में एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिली थी। हमने अभी तक कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं देखी थी, लेकिन अब जब इस फेज पर हम देख रहे हैं, सारे सेक्टर्स पर आपको अच्छा खासा एक डाउनवर्ड एक सेल ऑफ देखा है। अच्छा, चाहे आप मेटल पैक की बात करें, आप फार्मा स्पेस तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, बैंकिंग स्पेस लुक्स गुड, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला। पिछले 52 वीक से ही लगभग 20 से 25% एवरेज हर सेक्टर करेक्ट हो चुका है। क्या आप यहाँ पर एडवाइस करेंगे, बॉटम फिशिंग करने की कोई सलाह आप यहाँ देंगे, किस सेक्टर में देंगे? बॉटम फिशिंग मार्केट के लिए तो कहना डिफिकल्ट है, बट स्टॉक बाय स्टॉक, सेक्टर बाय सेक्टर तो देख ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा बैंकिंग में सबसे ज्यादा करेक्शन हुई है, लास्ट निफ्टी के जो 1500 पॉइंट की करेक्शन हुई है, उसमें से मेरे ख्याल से बैंकिंग रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है। और एसेट क्वालिटी की बात करें तो मेरे ख्याल से प्रोबेबली द वर्स्ट इज ओवर।
अनलेस देयर इज वन मोर राउंड ऑफ कोरोना, बट वैसे तो लग नहीं रहा। तो बैंकिंग, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसमें तो डेफिनेटली वैल्यू इमर्ज हो रही है। इवन स्पेसिफिकली एक दो जो टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें भी डेफिनेट वैल्यू है। तो एक बैंकिंग है, ऑटोमोबाइल्स में खास करके जो कार सेगमेंट है उसमें 2 साल से ऑलमोस्ट डिमांड हैज बीन फ्लैट टू नेगेटिव। सो ऑब्वियसली इतनी बड़ी जो कंट्री है हमारी, जिस तरह से डेमोग्राफिक्स है, तो कार पेनिट्रेशन तो इम्प्रूव होना ही है। तो आफ्टर 2 years ऑफ sluggish sales, there is definitely a case के कार सेगमेंट में भी अच्छी डिमांड आए। और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है वो भी काफी सालों से इतना लो रहा है कि अभी सिक्लिकल अपटर्न आए या ना आए, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है स्पेसिफिक सेगमेंट्स पे, उसकी वजह से ही अच्छी तरह से ट्रैक्शन हमें दिख सकती है। सो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स है, प्लस जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है रिन्यूएबल्स में, ग्रीन हाइड्रोजन में, वो एक एक प्रोजेक्ट काफी सारी एक्टिविटीज क्रिएट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक कैपेक्स लिंक थियरी थीम्स, रियल एस्टेट एंड डोमेस्टिक कंजम्पशंस में जो हमने सेक्टर देखे हैं उसमें नेक्स्ट 2-3 साल से के लिए अच्छी ट्रैक्शन दिख सकती है। जी, इस बीच मिहिर, एक बार जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनकी बात करते हैं। आपने अपने पहले जवाब में कहा भी कि मोर देन रिफॉर्म्स, बेसिकली पेटीएम की जिस तरह की लिस्टिंग हुई उससे भी शायद बाजार का सेंटिमेंट खराब हुआ। मैं सिर्फ पेटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली लिस्टेड जितने भी खासकर स्टार्टअप स्पेस के जो आईपीओस थे उसमें हमने देखा कि पेटीएम की लिस्टिंग के बाद से ही वैल्यूएशन एडजस्ट होना शुरू हो गया है। इन स्टॉक्स पर या फिर इस बकेट पर आपका व्यू इस समय क्या है? बिकॉज कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे हु आर लेफ्ट आउट, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई होगी, अब वो शायद सोच रहे होंगे कि एंटर करें नहीं करें, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, माने ये जो स्पेस है बहुत ही डिस्पैरेट है। माने कोई एक सेगमेंट नहीं है जिस तरह से हम उसको हम सब स्टॉक्स को पेंट कर सकें। फिनटेक में भी काफी सारी सब सेगमेंट्स हैं, कंज्यूमर टेक में भी काफी सारी सब सेगमेंट्स हैं, सैस में जो है उसमें भी काफी सारे सेगमेंट्स हैं, इंटरनेट शॉपिंग में भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो ये एक एक जो नए न्यू बिजनेसेस हैं, व्हाइल दे आर ऑल सब अंडरलाइंग उनका थीम है कि ये सब टेक्नोलॉजी यूज करके स्केल अप कर रहे हैं, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंज्यूमर बिहेवियर एक्सेट्रा के लिए यूज करके, और इवन फॉर क्रेडिट एनालिसिस एआई वगैरह यूज करके बिजनेस इंप्रूव करते हैं, एफिशिएंसीज इंप्रूव करते हैं, प्लस लॉजिस्टिक्स अच्छा करते हैं। बट सारे बिजनेसेस के मॉडल अलग अलग होते हैं, तो हमें एक एक बिजनेस को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। तो सब एवरीथिंग इज इंटरनेट लिंक्ड एंड टेक लिंक्ड, बट एक ब्रॉड स्टेटमेंट देना मुश्किल है। बट एक चीज है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ रेट है वो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में काफी रोबस्ट रहेंगी। गलत हम हो सकते हैं वैल्यूएशंस में। मेरे ख्याल से जो फैक्ट है कि ये बिजनेसेस है, नई कंपनीज है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिस्टर्ब कर रही हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम डिस्प्यूट कर सकते हैं या रॉन्ग जा सकते हैं वैल्यूएशंस में, और इसके लिए जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट में। मिहिर, आप तो एफआईआई की कैपेसिटी में भी काम कर चुके हैं इंडियन मार्केट्स में, तो आप उनका माइंडसेट काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। एफआईआई अगर हम लास्ट 4-5 दिनों की बात ना करें तो काफ़ी बड़ा हिस्सा उन्होंने इस साल सेलिंग में बिताया है। आपकी क्या राय बन रही है उनकी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ? एफआईआई वो किस तरह देख रहे होंगे इस समय, रिकवरी को किस तरह खेल रहे होंगे? इमर्जिंग मार्केट में खेल रहे हैं या लार्ज डेवलप मार्केट्स में खेल रहे होंगे? चाइना की तरफ से कैसा पैसा निकाला है एफआईआई ने? एक एफआईआई का नजरिया अगर आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरली अगर लॉन्ग टर्म देखें तो एफआईआईज आर ऑलवेज पॉजिटिव इन इंडिया। द होल वर्ल्ड वांट्स इंडिया टू सक्सीड, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप लास्ट 25 इयर्स की हिस्ट्री देखें, जब से इंडिया ने ओपन अप किया है, ओनली 2 years हैव एफआईआईज बीन नेट सेलर्स। तो एफआईआईज की जो नेट बाइंग है वो इंडिया में हमेशा रही है और मेरे ख्याल से रहेगी, बिकॉज इंडिया जितनी साइज, इंडिया जितनी मार्केट कैप, इंडिया जितनी पॉपुलेशन और जीडीपी जैसी कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड टू सम एक्सटेंट इंडोनेशिया कोई है ही नहीं। तो नेट हमें तो बेस केस यही रखना चाहिए कि एफआईआईज की सेलिंग बरकरार, एफआईआईज की बाइंग हमेशा बरकरार रहेगी इंडिया के लिए। मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक प्लस माइनस होती रहेगी, वो अलग बात है। और जो रिसेंट हमने जो सेलिंग देखी है वो 2 वजह से है। एक तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर लिया था अदर इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में।
तो ऑब्वियसली जो वेटेज इंडिया का ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है पोर्टफोलियो में, तो रीबैलेंसिंग के लिए भी थोड़ी सेलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि 100 रुपए में से अगर 20 रुपया इंडिया को दिया है और वो 20 रुपया 25 हो गया, तो 5 रुपए की सेलिंग आ सकती है उसमें। सेकंड है कि ओवरऑल एक जो इन्फ्लेशन स्केयर है वो भी इमर्जिंग मार्केट को दो तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। एक तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर को पिंच होता है, कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आती है नेगेटिव बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। और सेकंड इज इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन यूएस और यूरोप में देख के जो बॉन्ड मार्केट्स है, इंटरेस्ट रेट मार्केट्स हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की व्यू बन रही है। तो उसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, और डॉलर जब भी स्ट्रेंथन होता है तो अगेन रिलेटेड टू अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज द डॉलर बिकम्स मोर अट्रैक्टिव एंड देयर इज ऑलवेज अ मूव ऑफ मनी बैक टू द यूएस। तो थोड़ा जो है इमर्जिंग मार्केट से पैसा जो है ओवरऑल बेसिस पे भी वापस यूएस जा रहा है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी सारी इमर्जिंग मार्केट्स में भी नेट नेट सेलिंग आ रही है। तो मिहिर, आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा जो अभी कैप्ड रहेगा इंडेक्स पर व्यू, क्योंकि अगर एफआईज का फ्लोज नहीं रहेंगे तो जाहिर तौर पर हम वो तेजी नहीं देख पाएंगे मार्केट्स पर, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा और बाजार में शायद कहीं ना कहीं कैप्ड रहेगी मूवमेंट। ऐसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि लास्ट 15 से 18 महीने अगर देखें तो द बिगर ड्राइवर जो रहा है वो रिटेल और लोकल इंस्टीट्यूशनल मनी रहा है, खास करके रिटेल सेंटिमेंट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये करेक्शन अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि रिटेल सेंटिमेंट को बड़ी इम्पैक्ट आई हो। सो जब तक ये जो म्यूचुअल फंड में सिप्स का फ्लो है, इंश्योरेंस कंपनीज के में प्रीमियम्स का फ्लो चालू रहेगा, और जो रिटेल जो डीमैट अकाउंट जिस तरह से खुल रहे हैं उसकी ट्रेंड जो बरकरार रहेगी, तब तक मेरे ख्याल से एक टॉप नहीं बना सकते मार्केट का, क्योंकि लोकल मनी हैज बिकम एज इम्पोर्टेंट एज एफआई मनी नाउ। आप बने रहिए हमारे साथ। अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, अब नीलेश शाह भी जुड़े हैं कोटक एमसी से। नीलेश, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।